So hello, welcome and welcome. This is Karthik, your own social science teacher. I am here to explain the concepts of forest and wildlife resources. तो हम हिंदी में कंटिन्यू करता हूँ, सॉरी। तो हमने अभी तक कहाँ तक पढ़ा है और क्या पढ़ा है आपको बताता हूँ। क्विक में एक मिनट में बताता हूँ। हम अभी तक इकोनॉमिक्स से 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, डेवलपमेंट एंड सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, और ज्योग्राफी में सेकंड चैप्टर है। मुझे फर्स्ट चैप्टर अभी चल रहा है, ऑल्दो कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो आपको ये चैप्टर क्या है, चैप्टर के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, पूरे मैं डिटेल में ब्रीफ में बता दूंगा आपको। 2 घंटा पहले चैप्टर बारे में पढ़ना क्या है, मैं आपको 2 घंटे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जिस आपके एक माइंडसेट क्लियर हो हम इस चैप्टर से पढ़ना क्या है। इस चैप्टर जो हम पढ़ेंगे अभी, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, पूरी चैप्टर का एक जिस्ट दे दूंगा अभी 2 4 5 मिनट में। तो आपको पता चलेगा इस चैप्टर में पढ़ना क्या है और चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। वैसे एग्जाम में भी इंपॉर्टेंस है, आपकी एग्जाम में तो इंपॉर्टेंस है, आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन इस चैप्टर का आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, आपकी सोसाइटी में क्या इंपॉर्टेंस है, आपके ज्योग्राफी में हम जहाँ रह रहे हैं इसमें क्या चैप्टर क्या है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अभी आपने तेलंगाना को फॉरेस्ट के बारे में सुना ना, तेलंगाना में जो फॉरेस्ट का मुद्दा चल रहा था, कांचा गांची बोली फॉरेस्ट, कांचा गांची बोली फॉरेस्ट, जो जिसमें आपने वीडियो में देखा होगा कि हजारों एनिमल्स, इंसेक्ट्स, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स बाहर आ रहे थे जंगल से। क्यों? क्योंकि कटाई हो रही थी। इस चैप्टर में हमें ये भी जानने को मिलेगा कि क्या करना है। देखिए आप, मैं अब जल्दी से शुरू करना चैप्टर को। क्या चैप्टर का नाम है? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो क्या पढ़ना है? वन्य जीव संसाधन। संसाधन मतलब क्या? संसाधन मतलब क्या? रिसोर्सेज मैंने आपको पढ़ा है। रिसोर्सेज क्या पढ़ा है आपको? रिसोर्सेज हर वो चीज़ जो हमारे इस्तेमाल में आती है, जो हमारे नीड्स को फुलफिल करे, वो इकोनॉमिकली फिजिबल हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल हो। तो ये सारी चीज़ क्या रिसोर्सेज हैं। क्या ह्यूमन एज ए रिसोर्स भी तो है? सिर्फ आपके जो माइनिंग प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, वही सिर्फ रिसोर्सेज थोड़ी हैं। रिसोर्सेज आप क्या समझते हैं कि जो जिससे इनकम जनरेट, वही रिसोर्स है क्या? जिससे, और इससे भी इनकम जनरेट होता है, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज से भी इनकम जनरेट होता है, फॉरेस्ट से भी इनकम जनरेट होता है, लेकिन क्या ह्यूमन एज ए रिसोर्स नहीं है। क्या बोलते हैं, चाइना ने अपने ह्यूमंस पे अच्छा इन्वेस्ट किया, ह्यूमन रिसोर्स पे अच्छा इन्वेस्ट किया, जापान ने अपने ह्यूमन रिसोर्स पे अच्छा इन्वेस्ट किया। तो ह्यूमन एज ए रिसोर्स भी काउंट होते हैं। ह्यूमन, आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो क्या है, हम एक रिसोर्स हैं। किसके लिए? अपने पेरेंट्स के लिए, अपने देश के लिए। क्या है? एक रिसोर्स है कि आप उन्हें देश के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन देंगे। देश के डेवलपमेंट में आप कंट्रीब्यूशन करेंगे, तब क्या है, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो क्या आप देश के लिए नीड ही तो है, तो क्या है, आप रिसोर्स है। ह्यूमन एज ए रिसोर्स भी होता है, तो उसी तरह सेम वाइल्ड लाइफ एज ए रिसोर्स है। तो क्या वाइल्ड लाइफ का क्या रिसोर्स है? वाइल्ड लाइफ रिसोर्स है, उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है इकोनॉमी में या देश में? क्या ही इंपॉर्टेंस है, लेकिन इंपॉर्टेंस है। फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन इंपॉर्टेंस तो है। इसके बिना तो क्या ही होगा, फॉरेस्ट के बिना, जो फॉरेस्ट कवर है, इसके बिना क्या होगा, ना हम रहेंगे ना आप रहेंगे। जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं, और वो कहाँ से आती है? प्लांट से आती है। तो प्लांट्स ही तो है जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, प्लांट्स ही तो है जो कार्बन सिंक का काम करते हैं। कार्बन जो हम एक्सहेल करते हैं, उनके लिए वो फिर ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। तो प्लांट्स की इंपॉर्टेंस तो है। प्लांट्स बिना तो कुछ भी नहीं, प्लांट्स से ही हमारा हमारा फूड बनता है। जो फूड है, जो फोटोसिंथेसिस पर हम इस्तेमाल करते हैं, तो क्या है, प्लांट्स से ही हर कुछ का स्टार्ट है, प्लांट से ही हमारी लाइफ चलती है। तो क्या फॉरेस्ट एज अ रिसोर्स है, वाइल्ड लाइफ भी एक रिसोर्स है। वाइल्ड लाइफ क्या आपने सुना होगा, जानवर जिन, आपने सिर्फ इसको मॉनेटरी वैल्यू के टर्म्स में आप देखिए। फॉरेस्ट है सिर्फ पैसे के, जो वाइल्ड लाइफ है बस पैसे के मत देखिए कि हाथी का दांत इतने दिखता है। आपके दिमाग में आना, अरे क्या बात कर रहा है सर, चीता का खाल हो गया, इसकी एनिमल स्किन की बात कर रहे होंगे, नहीं। आपके इन्वायरमेंट में, इकोलॉजी में उसकी इंपॉर्टेंस है। जो हम हवा ब्रीथ कर रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ना। पता तो होगा ही इतना बेसिक तो। जो हम हवा ब्रीथ कर रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो मिट्टी में आप कुछ देखते, कुछ चीज़ सड़ गई, आपने कोई सब्जियों का छिलका फेंक दिया, सब्जियों का जो वेस्ट मटेरियल, वेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट है, जो आप यूज़ नहीं करते, उसे फेंक दिया आपने, तो क्या कुछ दिन बाद वैसे ही रहती है क्या, कि वो डिकम्पोज हो जाती है। डिकम्पोज हो जाती है ना, आपकी इन्वायरमेंट क्लीन रहती है। पहले आपने बचपन में अगर देखा होगा, अब तो ऐसा नहीं होता, कि आपने कौवे को देखता होगा, क्रो क्रो कौवा, हम लोग तो कौवा बोलते हैं वैसे। तो आपने उसे देखा होगा, तो क्या अब क्या दिखाई देते हैं आपको? अब क्या दिखाई देते हैं? पहले से कम हो जाते हैं, कम हो गई इनकी मात्रा पहले से काफ़ी कम हो गई है। क्या ये भी स्पीसीज जो है, जो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है, जो जानवरों की हम बात करेंगे,
जंगलों में पाए जाते हैं क्या, उनकी तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है। उनकी तादाद कम होती जा रही है। पहले कोई इंसेक्ट मर गया या कोई कुत्ता मर गया, क्या जो जयकाल होते हैं, वल्चर्स होते हैं, उन्हें खा के डिकम्पोज कर देते थे। डिकम्पोज कर देते थे तो हमारी इन्वायरमेंट भी क्लीन रहती थी। इन्वायरमेंट भी क्लीन होती है, लेकिन आज आज के समय में कहाँ देखने को मिलते हैं वल्चर्स। वल्चर्स कहाँ ही देखने को मिल रहे, कौवे कहाँ देखने को नहीं मिल रहे हैं। इनके नंबर्स काफ़ी कम हो गए। स्पैरो, गौरैया, स्पैरो के नंबर्स कंसिडरेबली कंसिडरेबली कम हुई है। आप देख सकते हैं। अब स्पैरो मुझे तो नहीं देखने को मिलते आजकल। आपको देखने को मिलते हो तो बताइएगा जरूर। बाकी क्या हम इस चैप्टर में क्या पढ़ा समझ में आया। फॉरेस्ट को हमें पढ़ना है। फॉरेस्ट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, गवर्नमेंट इसे प्रिजर्व करने के लिए क्या स्टेप्स उठाती है, क्या इनिशिएटिव लाई है। और जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं, वाइल्ड लाइफ जो जीव जंतु हैं हमारे, वो उनकी करंट में सिचुएशन क्या है। कुछ जानवर नॉर्मल है, जो जैसे गाय हो गई, अपनी बकरी हो गई, गाय बकरी, रोडेंट्स मतलब क्या, रैट्स जो आपके घर में देखने को मिलते हैं, छिपकली नॉर्मल। लेकिन वही क्या, चीता, एशियाटिक बुफैलो, ब्लैक डग, तो ये सारी चीज़ें कुछ एंडेंजर्ड में भी है, कुछ रेयर स्पीसीज है, कुछ कुछ तो एक्सटेंट हो चुकी हैं, कुछ तो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। एक्सटिंक्ट मतलब क्या, उन्हें अब देखने को ही नहीं मिलता, वो अब नहीं दिखते हैं, वो अब नहीं दिखते हैं। तो एनिमल करंट सिचुएशन क्या है, हमें उसके बारे में ही पढ़ना है। और जो आपके बुक में लिखा होगा काफ़ी पुरानी बात है, काफ़ी पुरानी पुरानी बात है। तो कुछ जो डिटेल्स है, कुछ फैक्ट्स जो है पुराने हैं इसमें, तो हमें उसी को ही पढ़ना है। और लोग तो क्या है इसमें समझ में आएगा। फॉरेस्ट के बारे में हमने पढ़ना है, फॉरेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, फॉरेस्ट का इकोलॉजी में, हमारे इकोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर वाइल्ड लाइफ एज रिसोर्स के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर का मैंने जिस्ट दे दिया, आपको ब्रीफ दे दिया है। इस चैप्टर को अब हम आज शुरू करेंगे, इस चैप्टर को अब हम शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे हम ह्यूमंस हैं, मैं चैप्टर शुरू करता हूँ। हम ह्यूमंस हैं तो क्या है, बस इन्वायरमेंट में, कॉलेज में बस हम ही हैं क्या, हम ही हैं क्या कि सबसे सुपीरियर सुपीरियर मैमल्स हैं, जो सबसे सबसे हाईली डेवलप्ड ब्रेन, हम ही तो नहीं है। छोटे जान माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसे आप बोल दें, जिसे आप देख नहीं सकते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, अमीबा से लेके ब्लू वेल तक की बात करेंगे। अमीबा भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो भी हमारी इन्वायरमेंट में, इकोलॉजी में है। और ब्लू वेल भी हमारी इकोलॉजी का पार्ट है। अमीबा, पैरामीशियम, बायो में तो पढ़ा होगा ना, बायोलॉजी में पढ़ा होगा। अमीबा, पैरामीशियम भी हमारे इकोलॉजी का पार्ट है, हमारी इकोलॉजी का पार्ट। अमीबा, पैरामीशियम, ब्लू वेल, एलिफेंट्स, ब्लू वेल, एलिफेंट, जो बड़े जानवर, वो भी हमारी इकोलॉजी का पार्ट है। सॉरी, मैं इकोनॉमी बोल रहा हूँ। वो भी हमारी इकोलॉजी का पार्ट है, हमारी इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो इनकी भी एक इम्पोर्टेंस है इनकी। अगर छोटी मछलियाँ ज़्यादा रहेंगी, ये मतलब ये चीज़ें क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑफ वेब साइकिल बोलते हैं। ये चीज़ें अपने आप को बैलेंस करती है, किसी का नंबर ज़्यादा ना हो, किसी का नंबर कम ना हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, बड़ा एग्जांपल आपको समझ में आएगा उससे। जैसे येलो स्टोन नेशनल पार्क, अपने अमेरिका में सुना होगा, नहीं सुना होगा, वेल दो मुझे पता नहीं सुना होगा। येलो स्टोन नेशनल पार्क है एक अमेरिका में। तो कुछ सालों पहले जब वहाँ पे जो कार्निवोर्स यानी चीता, लायन, उनके नंबर्स जब कम हो गए तो क्या हुआ, वो आपको फॉरेस्ट आपको डेजर्ट की तरह हो गया, डेजर्ट की तरह हो गया। क्यों, जो डियर है, जो घास खाने वाले एनिमल हैं, जो जो हर्बीवोर्स हैं, क्या हर्बीवोर्स है, उन्हें कोई अब डर नहीं रहा। एक कॉम्प्लेक्स साइकिल जो बनती है हमारी, जो फूड साइकिल है हमारी, उसमें क्या है, जो लायन है वो डियर को खाएगा, रैबिट्स को खाएगा। तो उन्हें अब मारने, अब प्रेडेटर उनके नहीं बचे। इकोलॉजी में उनके फूड साइकिल, उनके प्रेडेटर जब नहीं बचे, तो उन्हें कोई डर नहीं कि उन्हें कोई खाने वाला है। तो क्या, वो पूरे जंगल को ही साफ कर गए, पूरे जंगल को ही साफ कर गए। वो क्या, एक डेजर्ट बन गया। आपने देखा होगा, कभी घूमने गया हो तो जो डियर है ना, जो डियर है वो क्या, जब भी घास खाती है तो बहुत नीचे, रूट से नहीं खाती है, तो क्या, वो दोबारा रिप्लेनिश हो जाती है। क्योंकि उसे डर रहता है, अगर बहुत नीचे अपना गर्दन झुकाएगी, अपना गर्दन बहुत नीचे तक झुकाएगी, तो क्या, कोई पीछे से अटैक कर दे उसे पता नहीं चलेगा। तो क्या करती है, उसे डर भी होता है कि मुझे कोई अटैक ना करे, मुझ पर कोई अटैक ना कर दे। तो उसका गर्दन ऊपर ही रहता है, ऊपर ऊपर से खाती, तो क्या होता है, वो दोबारा जो प्लांट है, जो ग्रास है, अपने आप को रिप्लेनिश करता है, रीग्रो करता है, रीजनरेशन करता है। तो रीजनरेशन में क्या टाइम लगता है, पैसा ना हो कि आज खाए फिर से कल दोबारा उग गया, ऐसा नहीं होता है। इट टेक्स सम टाइम टू रीग्रो, इट टेक्स सम टाइम टू रीग्रो। तो क्या देखने को मिला, वहाँ डेजर्ट जैसे कंडीशंस आ गई। तो ऐसे ही आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको कि क्या, हमारे इन्वायरमेंट में, इकोलॉजी में, कॉम्प्लेक्स साइकिल में, हमारे जो इकोलॉजी का साइकिल है, उसमें सभी की इंपॉर्टेंस है। इधर आपकी अमीबा की बात करें,
अमीबा की बात करें, या फिर आपको जो लैक्टोज बैक्टीरिया जो पाए जाते हैं उसकी बात करें, सबकी कंसिडरेबल इक्वल इंपॉर्टेंस है हमारी इकोलॉजी में। तो सबका सब अपना रोल प्ले करते हैं। ब्लू व्हेल है तो हो सकता है जो मछलियों की तादाद ना बढ़ जाए उनको कंट्रोल करती है। अगर मछलियाँ ज़्यादा हो जाएंगी तो रिसोर्सेज हैं, जो जो हमारी रिसोर्सेज मिलती है वो शायद कम हो जाए। रिसोर्सेज हैं उनकी नंबर अगर ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो ऑक्सीजनेशन ज़्यादा करेंगी। वैसे मैं बायोलॉजी के टर्म में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, इतना आपको जानना नहीं है। तो वो उनके नंबर को चेक करते हैं। अच्छा, आप भी एक चीज़ नोटिस करते होंगे ना, जो प्रेडेटर्स होते हैं ना, जो बड़े जानवर होते हैं उनके नंबर्स कम होते हैं, जिसके बर्थ रेट ज़्यादा है। आपको देखने में जिस जिन जिन एनिमल्स के बर्थ रेट ज़्यादा है उनमें डेथ रेट, मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा है। अगर एक डॉग है, अगर 8 बेबीज को बॉर्न करता है, लास्ट में 2-3 ही बचते हैं, 2-3 ही बचते हैं। लेकिन ब्लू व्हेल है, चाहे बड़ी जानवर से हाथी है, उनके 1-2 ही बच्चे होंगे। तो नेचर अपने आप को क्या बैलेंस करती है, मेंटेन करती है। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। नेचर अपने आप को खुद बैलेंस करती है। तो हम क्या, एक नेचर का पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट है, नेचर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम सबसे डेवलप हो चुके हैं, लेकिन क्या हमारा रोल नहीं है क्या? जो जो छोटे जानवर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके भी रोल है। क्या रोल है? क्या रोल है? जैसे आपके कोई इंसेक्ट मर गया तब देखिए चींटियाँ उठा के ले जाती है। देखा होगा, इंसेक्ट चींटियाँ उठा के ले जाती है। तो क्या उनके लिए वो फूड है, उनके लिए वो फूड है। उसे वो डिकम्पोज कर देंगे, मिट्टी पे कोई बड़ा जानवर भी मर गया ना तो 10 दिन बाद आपको देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा स्मेल तो करेगा, लेकिन क्या अगर डिकम्पोजर्स अच्छे होंगे, वल्चर्स होंगे, जैकल्स होंगे, सियार होते हैं, सियार बोलते हैं, भेड़िया बोलते हैं, और होंगे तो उसे खा के क्लीन कर देंगे, इन्वायरमेंट क्लीन रहेगा। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो डिकम्पोजर्स हैं उसी वो मिट्टी में ह्यूमस ह्यूमस कंटेंट बढ़ाने का काम करेगा। जो ह्यूमस है हमारी मिट्टी का एक इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन का पार्ट है। न्यूट्रिशन देता है ह्यूमस। तो मिट्टी का न्यूट्रिशियस भी बनाता है, मिट्टी को न्यूट्रिशियस भी बनाता है जो डिकम्पोजर्स होते हैं। तो क्या ओवर आप देखेंगे तो फॉरेस्ट और इकोलॉजी में, इकोलॉजी की बात करें, इकोलॉजी में क्या डिफरेंस है, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में क्या डिफरेंस है? इन्वायरमेंट इज दैट सराउंड्स, जैसे मेरे इन्वायरमेंट में क्या है, एक पंखा है, एक कैमरा है, एक चेयर है, ये रूम मेरा इन्वायरमेंट हो गया। लेकिन इकोलॉजी क्या होती है? इकोलॉजी मैं हिंदी में बताता हूँ आपको, इकोलॉजी क्या होती है? इकोलॉजी, जो मैं इस कैमरा के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, इस रूम में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, मैं उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, इसमें मच्छर भी हैं, उसमें उनके साथ ही मेरा इंटरेक्शन है, और दो के इंटरेक्शन है, वो मुझे काट रहे हैं, इस रूम में है। तो मेरा सबके साथ इंटरेक्शन, जो इंटरेक्शन की स्टडी करते हैं ना, जो इंटरेक्शन है इन्वायरमेंट की जो मेरे सराउंडिंग है, स्टडी है जो, बस जो आपके इन्वायरमेंट में है, वो जो आपके सराउंडिंग में तो इन्वायरमेंट होगी, कैमरा, रूम, मोबाइल, फैन, बोर्ड, वाइट बोर्ड, ये सारी इन्वायरमेंट का पार्ट है मेरे। एयर, सिर्फ ये नहीं कि इन्वायरमेंट मतलब एयर, वाटर, ये सारी चीज़ नहीं। इन्वायरमेंट मतलब जो आपके सराउंडिंग में है, एवरीथिंग दैट सराउंड्स यू इज इन्वायरमेंट। बट इकोलॉजी का जो इंटरेक्शन है बायोटिक कंपोनेंट्स का, बायोटिक कंपोनेंट्स का, बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब क्या? हवा। ए बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या है? ए बायोटिक कंपोनेंट्स है। इस रूम में चेयर है, मेरे साथ एक कैमरा है, मैं आपके साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? ऑल्दो ये कैमरा के साथ हो रहा है, आप मेरे साथ यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन प्रेजेंट नहीं है, तो फिर भी तो मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ ना आपके साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ। तो क्या है, मैं इसी को, अगर इसकी कोई स्टडी करें ना, इसके बारे में हम लिखे तो उसे हम इकोलॉजी बोलेंगे। इकोलॉजी और इन्वायरमेंट ये डिफरेंस है। इकोलॉजी मतलब होता है आप उसकी जो इन्वायरमेंट है, इंटरेक्शन, जो हमारे इंटरेक्शन है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का साथ, जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनके साथ जो इंटरेक्शन, उसी को हम इकोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी समझ में आया? इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में अंतर है। इकोलॉजी मैं लिख देता हूँ आपका डिफिनेशन के साथ। पहले मैं बायोस्फीयर आपको समझाता हूँ, बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर बायोस्फीयर से मैं शुरू करता हूँ। बायोस्फीयर 3 में सर्कल बनाता हूँ। ठीक है, एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर है, ये क्या है, हाइड्रोस्फीयर की हाइड्रोस्फीयर है, ये क्या है, लिथोस्फीयर, ये लिथोस्फीयर। तो ये जो रीजन है, ये जो रीजन तीनों में कॉमन है,
इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, ये रीजन जो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब क्या, मैं डायग्राम है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बायोस्फीयर मतलब क्या, सिर्फ एटमोस्फेयर से ही आपकी लाइफ सस्टेन नहीं होगी, आपको हवा में सिर्फ आप नहीं रह सकते, आप लाइफ सस्टेन नहीं होगी, वहाँ पे लाइफ नहीं एग्जिस्ट करती है। आपको लैंड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए। क्या हाइड्रोस्फीयर मतलब क्या, वाटर। लिथोस्फीयर मतलब क्या, लैंड। एटमोस्फेयर मतलब क्या, एयर। ये तीनों का जो इंटरेक्शन है कहाँ है, ये तीनों का जहाँ इंटरेक्शन होगा वही लाइफ है। स्पेस में लाइफ क्यों नहीं, स्पेस मतलब जो नहीं, स्पेस स्टेशन आपका नहीं, स्पेस में तो लोग रहते हैं स्पेस स्टेशन में, तो अपने लिए फेवरेबल फेवरेबल कंडीशन मैकेनिकली बनाते हो फेवरेबल कंडीशन अपने लिए। जो स्पेस स्टेशन में लोग रह रहे हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स रह रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, मैकेनिकली साइंस के थ्रू अपने लिए फेवरेबल कंडीशन बना रहे हैं, अपने लिए रहने रहने लायक वातावरण बना रहे हैं, उससे जो अपनी लाइफ सस्टेन कर सके। लेकिन क्या सब लोग वहाँ रह रहा है क्या, नहीं रह रहा है। तो क्या आपको लाइफ के लिए बायोस्फीयर होना जरूरी है, जहाँ तीनों का इंटरेक्शन होता है ना, जो तीनों का इंटरेक्शन है, एटमोस्फेयर का, लिथोस्फेयर का, हाइड्रोस्फेयर का, इसी पार्ट में लाइफ है सिर्फ। बायोस्फीयर मतलब क्या है, try junction of all this sphere where the life is possible, where the sustainability of life, existence of life is possible, only then we can call biosphere। इसे हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। ये जो तीनों का कॉमन पॉइंट है ना, जो यहाँ पे इंटरेक्ट, जो तीनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसे हम बायोस्फीयर बोलते हैं। बायोस्फीयर क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर समझ में आया, जैसे हवा है, मैं जहाँ अभी लैंड पे हूँ, तो क्या यहाँ पे हवा है कि नहीं, हवा यहाँ पे है, पानी भी है यहाँ पे, बोले पानी यहाँ का है, लेकिन लैंड पे पानी है ना, तो क्या मैं इंटरेक्ट करता हूँ इन तीनों के साथ, मेरी इंटरेक्शन है कि नहीं इनके साथ, उसी को बायोस्फीयर बोलते हैं। जहाँ इंटरेक्शन ऑफ ऑल थ्री स्फीयर्स अगर, उसे हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। यहीं पर लाइफ ओनली पॉसिबल है। लाइफ सिर्फ कहाँ पॉसिबल, बायोस्फीयर में ही पॉसिबल है, बायोस्फीयर में ही लाइफ पॉसिबल है। समझ में आया आपको, ये समझ में आया होगा। तो इसके आगे मैं बढ़ूँ, कि इससे आगे मैं बढ़ूँ, आप कुछ टर्म्स पहले क्लियर कर देता हूँ, इसके जो आगे टर्म्स में आपको टर्म्स बता देता हूँ पहले। आपको बायोस्फीयर समझ में आया कि नहीं आया, बायोस्फीयर समझ में आ गया हो, तो अगला टर्म क्या है, अगला टर्म हमारा क्या है, बायोस्फीयर में ही सिर्फ लाइफ पॉसिबल है। देखिए इन्वायरमेंट क्या, इन्वायरमेंट आपको पता हो, एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज इन्वायरमेंट। आपके फ्रेंड्स भी, आपके नेबर भी, वो भी इन्वायरमेंट का पार्ट है, आपके सोसाइटी आपकी इन्वायरमेंट की पार्ट है, लेकिन इकोलॉजी की पार्ट नहीं है। इकोलॉजी मतलब बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन जो होता है, बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट्स, उसे हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। स्टडी ऑफ बायोटिक एंड द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट्स इज कॉल्ड इकोलॉजी। समझ में आया? जो मेरा इंटरेक्शन इस कैमरा के साथ है, इस रूम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ है, व्हाइट बोर्ड के साथ है, यहाँ जो लाइट लगा उनके साथ है, वो क्या स्टडी अगर उनके करते हैं, अगर कैमरा में पढ़ा रहा हूँ तो आपके साथ भी इंटरेक्शन है मेरा, ऑल तो फिजिकली नहीं, लेकिन ऑनलाइन तो है ना, ऑनलाइन तो क्या, इस इंटरेक्शन के बाद इसे हम इकोलॉजी बोलेंगे। इकोलॉजी मतलब ये नहीं सिर्फ पेड़ पहाड़ जंगल, वही इकोलॉजी नहीं। इकोलॉजी में आप जंगल में अगर जाएंगे, जंगल का एग्जाम्पल मैं लूँ, एक अगर एक डियर है, तो क्या डियर अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, किसके साथ, जो जो खाना खा रहा है, जो ग्रास खा रहा है, जो जिस अगर वो डियर तो किसी को, डियर तो हम भी बोल सकते, किसी एनिमल को तो नहीं खाता, लेकिन क्या वहाँ ऑक्सीजन ले रहा है, किसी जगह रहता होगा, किसी जगह रहता होगा, किसी पार्टिकुलर जगह होता ना रहता है जहाँ पानी पीता होगा, वो ब्रीदिंग करता होगा, किसी इंसेक्ट उसे, कोई इंसेक्ट उसे काटता होगा, कोई इंसेक्ट भी उसे काटता होगा। बंदर है, पेड़ पर आता है, पेड़ पे उसका रहने की जगह हो गया, हैबिटेट उसका पेड़ है, पेड़ उसका हैबिटेट। तो अलग अलग जो क्या सबके साथ इंटरेक्ट करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, अलग अलग जानवरों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, हवा के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, पानी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो हमारे नदी हैं, जो पहाड़ हैं, उनके साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपने अपने स्पीसीज के साथ भी इंटरेक्ट कर, बंदरों के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, हिरन के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। बंदर तो सही में बहुत बदमाश होते हैं, सबके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनकी बात छोड़िए। तो बंदर क्या सबके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनकी जो स्टडी है ना, जो उनकी स्टडी, उसी को हम इकोलॉजी बोलते हैं। जो उनके बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ स्टडी है, जो इंटरेक्ट कर रहे हैं अलग अलग लोगों के साथ, अलग इन्वायरमेंट के साथ, जो बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसी को हम इकोलॉजी बोलते हैं। आपको ये समझ में जरूर आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको समझा पाऊँ, तो ये आपको समझ में आया, मैं इसको लिख देता हूँ। क्या, मैं अपना टर्म क्या है, इकोलॉजी, इकोलॉजी, इकोलॉजी।
द स्टडी ऑफ interaction between biotic and abiotic components is called ecology. The biosphere किसको बोलें? बायोस्फीयर क्या? The sum total of all the living organism, species, environment, बायोटिक या नहीं बायोटिक, ये सम टोटल उनकी इंटरेक्शन की बात नहीं कर सकते हैं। इंटरेक्शन की बात नहीं कर, मेरे इन्वायरमेंट क्या है? कैमरा है, रूम है, लाइट है, एयर है। तो अब इंटरेक्शन कैसे हो रही है आपस में, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। इन्वायरमेंट की बात में मेरे नेबर भी हैं, मैं उनकी इन्वायरमेंट की बात नहीं करूँगा। मेरा जान में यहाँ अगर कोई कुत्ता है, गाय है, मैं उनके साथ मेरा इंटरेक्शन क्या है, हम उनकी कंपैरेटिव स्टडी नहीं कर रहे हैं, मैं उनकी स्टडी नहीं कर रहा हूँ। तो क्या सिर्फ इन्वायरमेंट है, वो बायोस्फीयर है, समझ में आ रहा? लेकिन इकोलॉजी क्या है? इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं। इंटरेक्शन मेरा कैसे हो रहा है आपके साथ, इंटरेक्शन मेरा कैसे हो रहा है, उसके बारे में इकोलॉजी की बात होती है। क्या आपको समझ में आया? और कुछ टर्म्स मैं पहले ही क्लियर करता हूँ। देखो, अब अगला टर्म क्या है? फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। फ्लोरा क्या है, फौना क्या है? दोनों सेम लगते हैं। क्या है फ्लोरा फौना? मैं एक बताता हूँ ना, आपको याद रहेगा। फौना, फ्लोरा एंड फौना। अब आपको याद नहीं रहता किसको हम किसमें प्लांट्स के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एनिमल्स के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं। आपको इसमें दिक्कत होता होगा। तो सबकी सभी को होती है, मुझे भी दिक्कत होती था। तो मैंने क्या ट्रिक निकाला, ट्रिक क्या सबको ही पता, ठीक है। फौना जो है ना, फौना, ठीक है, ए से स्टार्ट होता है, एफ के बाद दोनों में एफ कॉमन, ए से स्टार्ट होता है। ए से क्या होता है? एनिमल। इसमें क्या हम बात करते हैं? एनिमल्स के बारे में बात करें, एनिमल्स की स्टडी की बात करते हैं। एनिमल स्पीसीज है उसकी बात करते हैं, एनिमल्स के बारे में बात करते हैं। फ्लोरा मतलब क्या? प्लांट्स, प्लांट्स, समझ रहे हैं? ये दोनों आपकी इस चैप्टर में बहुत इंटरनल, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मतलब क्या? प्लांट्स। फौना मतलब क्या? एनिमल्स। समझ में आएगा ना? ये चीजें आपके बुक में बहुत दिखाई देगी इस चैप्टर में। क्या बोलते हैं? एनिमल स्पेसीज ऑफ एनी एनिमल्स, स्पेसीज बंदरों का जो प्रजाति है उसके हम फौना बोलेंगे। ओवरऑल जो स्पेसीज है पूरे एनिमल स्पेसीज को लेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? हम फौना बोलेंगे। जो स्पेसीज है, या फ्लोरा मतलब क्या? किसी रीजन का कोई प्लांट है, किसी एरिया का कोई प्लांट है, या कोई प्लांट की अलग स्पेसीज, उसे क्या बोलते? फ्लोरा बोलेंगे। और ओवरऑल प्लांट्स को भी हम फ्लोरा बोलते हैं। ओवरऑल जो प्लांट्स है उसको भी हम फ्लोरा बोलते हैं। फ्लोरा फौना समझ में आ गया? अब आगे आपको क्या पढ़ना है? आपको ये समझ में आ गया? इसके आगे सब चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। इसके आगे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। अगला टर्म क्या है? बायोडाइवर्सिटी। बायोस्फीयर में बताया ना, बायोस्फीयर आपको क्या बताया? जो तीनों स्फीयर है, एटमोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, जहाँ इंटरेक्ट करते हैं, जहाँ लाइफ पॉसिबल हो, उसे क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। अब हम क्या जाने? बायोडाइवर्सिटी। हमने इकोलॉजी पढ़ा, इकोलॉजी मैंने बताया ना। अब हम क्या पढ़ें? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मैं डिफिनेशन आपको बता देता हूँ। बायोडाइवर्सिटी होता क्या है? बायोडाइवर्सिटी देखिए, इसमें क्या हम इसमें पढ़ रहे थे इकोलॉजी में, इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं। इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं किस बारे में? बायोटिक जो है, एबायोटिक। इसलिए कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी ये टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। सिर्फ चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, ये टर्म्स बीच में बताना सही नहीं होता। टर्म्स पहले क्लियर हो तब चैप्टर स्टार्ट करने में अच्छा लगता है, आपको चैप्टर इंटरेस्टिंग लगेगा। अब टर्म्स ही नहीं पता, बीच बीच में टर्म्स पूछेंगे तो कहाँ से इंटरेस्टिंग लगेगा? अब टर्म्स पता हो तभी तो अपने से भी पढ़ पाएंगे। टर्म्स क्लियर हो तभी तो आप अपने से भी सेल्फ स्टडी करके समझ पाएंगे। तो पहले टर्म्स जाना जरूरी। क्या है बायोडाइवर्सिटी? क्या लिखें? द सम टोटल ऑफ the sum total of all organisms so लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होगा, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हो जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो जाएंगे।
Okay, all organism, देखिए स्पीसीज लिखता हूँ, द सम टोटल ऑल द स्पीसीज ऑफ, ऑल स्पीसीज ऑफ, एक ऑर्गेनिज्म में लिखना है, ऑल द स्पीसीज ऑफ, ऑल द स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, एनिमल प्लांट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, the habitat is what? Habitat is called what? It's called biodiversity. Biodiversity. तो सम टोटल ऑफ, इसमें क्या इंटरेक्शन, क्या कहीं मैंने इसमें इंटरेक्शन टर्म यूज किया, क्या इंटरेक्शन, इंटरेक्ट करते हो जो उनके बारे में, दो कंपैरेटिव स्टडी की बात की, जो एनिमल्स और प्लांट में क्या इंटरेक्शन हो, हमको इसके बारे में नहीं पढ़ना। उसे क्या बोलेंगे, अगर इसमें इंटरेक्शन के बारे में बात नहीं की जाए ना, तो उसे क्या है इंटरेक्शन, बस आपके सराउंडिंग उसमें क्या है, आपके सराउंडिंग कोई स्पीसीज ऑफ एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या प्लांट्स हो, वो बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं ना, हमारी बायोडाइवर्सिटी खराब होती जा रही है, बायोडाइवर्सिटी खराब होती जा रही है, बायोडाइवर्सिटी वीकेंड होते जा रही है, वीकेंड टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी हमारी खराब हो रही है, तो क्या इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसमें क्या सिर्फ इंटरेक्शन के बारे में बात नहीं करते, उसमें बात करते हैं उनके नंबर्स के बारे में, सम टोटल, तो नंबर के बारे में, उनके नंबर कम होते जा रहे हैं, द सम टोटल ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म, ऑल द स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर हैबिटेट, हैबिटेट जंगल जो है उनके घर है, तो क्या उनके बारे में ही बात करें, जो जानवर हैं, पौधे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बाय हैबिटेट जो उनके जगह है रहने की, उसे हैबिटेट बोलते हैं, उनकी जो उनके जो नंबर, उनके बारे में उसको क्या बोलते हैं, सम टोटल, जो उनके सारे को इंक्लूड कर लेंगे ना, इसको हम इंक्लूड करके, टोटल में इंक्लूड करके क्या बोलेंगे, ये सारी चीजें, जैसे मैं एनिमल्स प्लस प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लस हैबिटेट, क्या ये क्या हो गया, बायोडाइवर्सिटी, इसमें इंटरेक्शन की बात कहीं नहीं, बायोडाइवर्सिटी, इसमें इंटरेक्शन के बारे में हम नहीं जानते हैं, इससे क्या मतलब बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तब यहीं से हमारा चैप्टर शुरू होता है कि इंडिया के पास बायोडाइवर्सिटी कितनी है, क्या है एनिमल्स की बायोडाइवर्सिटी क्या है, प्लांट्स की बायोडाइवर्सिटी क्या है, वो क्या है बायोडाइवर्सिटी इंडिया की, यहीं से हमारे चैप्टर शुरू होता है। रियल में जो चैप्टर ना अब यहाँ से शुरू होता है, मैंने आपके चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे दिया आपको कि सब सारे जानवर, सारे पौधे, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनकी भी एक सिग्निफिकेंस है हमारे लाइफ में, हमारे लाइफ में एग्जिस्टेंस के लिए उनकी एक सिग्निफिकेंस है। हम जो हवा ब्रीथ करते हैं, जो पानी पीते हैं, वो फिल्ट्रेशन का भी काम करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी जो उनकी वर्क है, जो डिवीजन ऑफ लेबर जो काम करते हैं, जो देखिए अर्थवॉर्म है, हमारी मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं, अर्थवॉर्म्स क्या करते हैं, हमारी मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं, फर्टिलिटी को प्रोवाइड करते हैं, तो क्या उनका इंटरेक्शन है कि नहीं हमारे साथ, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारा इंटरेक्शन उनके साथ है कि नहीं, अर्थवॉर्म के साथ, है ना, क्या जो फर्टिलिटी अगर बढ़ेगी तो हमारे प्रोडक्शन बढ़ेगा, एग्रीकल्चरल सरप्लस हो तो क्या एग्रीकल्चर सरप्लस जो होगा तो क्या है, हमारे इंटरेक्शन ही तो है अर्थवॉर्म के साथ। ये बायोडाइवर्सिटी अगर नहीं बचेगी, और ये बायोडाइवर्सिटी नहीं बचेगा, अर्थवॉर्म्स नहीं बचेंगे, सेल नहीं बचेंगे, जो हमारी हवा खराब हो जाएगी, तो क्या है जंगल अगर नहीं बचेंगे तो हमारी बायोडाइवर्सिटी है और डिटोरेट होती रहती है टाइम टू टाइम, अगर खराब होती जाएगी तो क्या हमारे लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी की अगर बात करें इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। आप शॉर्ट टर्म में अगर सबको यूज कर जाएंगे, इतनी जल्दी रिन्यूएबल नहीं है ये सारी चीज़ें, प्लांट से बहुत जल्दी रिन्यूएबल नहीं होती हैं, और दो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं प्लांट्स, ऑल दो ये रिन्यूएबल सोर्सेज है, लेकिन इनके जो टाइम ऐसा नहीं कि 2 दिन में दोबारा रिप्लेनिश हो जाएंगे, क्या जिससे कहीं किसी जंगल को काटा जाता है, लोग प्रोटेस्ट क्यों करते हैं कि हमारे बायोडाइवर्सिटी को खराब ना किया जाए, बायोडाइवर्सिटी को कम ना किया जाए, तो क्या ऑक्सीजन की तो कम पी पड़ती है, ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ती है, ग्रीन हाउस गैसेज से गर्मी बढ़ती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, तो क्या अभी देखें हम गर्मी चल रहा है, अभी गर्मी चल रहा है, एसी की डिमांड्स बढ़ रही है, तो क्या इससे भी तो एसी का जो कंजप्शन हम करें, इस्तेमाल करें, उससे ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही है, जो CFC निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या ग्रीन हाउस गैसेज है, तो अर्थ की हीट बढ़ेगी तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, तो ग्लेशियर पिघलेंगे तो क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे तो कहीं समंदर में वाटर लेवल राइज कर जाएगा, समंदर में वाटर लेवल राइज कर जाएगा, लेकिन क्या शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, और ग्लेशियर पिघल जाएंगे, ग्लेशियर जो पिघल जाएंगे, जो हमारे पेरेनियल्स रिवर है जिसमें हमेशा पानी, जो गंगा है,
गंगा ब्रह्मपुत्र जिसमें हमेशा पानी होती है। जब ग्लेशियर से पिघल जाएंगे तो इनके इसमें पानी कहाँ से आएगा? ग्लेशियर से अगर पिघल जाएंगे इसमें पानी कहाँ से आएंगे? तो आप सारी चीज़ों को कनेक्ट करेंगे, इंटरलिंक करेंगे सारी चीज़ों को हिस्ट्री के साथ कैसे? जो हमारे कल्चर है, अभी हम महाकुंभ मनाते हैं। अभी 2 महीने पहले, 2-3 महीने पहले महाकुंभ के लिए प्रयागराज में भीड़ लगा। प्रयागराज में भीड़ लगा था, तो गंगा में इतना नहाया, सबने स्नान किया। तो गंगा में जैसे वो जो त्रिवेणी संगम बोलते हो, मल्टीपल गंगा यमुना सरस्वती जो भी मिलती हो, मुझे नाम नहीं पता। गंगा यमुना तो होती है। बाकी जो जो नदियाँ हैं कहाँ से? ग्लेशियर से आ रही हैं, गंगोत्री से आ रही हैं, यमुनोत्री से आ रही हैं। तो वहाँ ग्लेशियर ही तो है जो पानी का सोर्स है, जो वाटर का सोर्स है। और अगर ग्लेशियर पिघल जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, अगर ग्लोबल वार्मिंग अगर ऐसे ही बढ़ते रहा तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे। ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो क्या, एक समय बाद ग्लेशियर जब खत्म हो जाएंगे तो पानी कहाँ से बचेगा नदियों में? नदियों में जब पानी नहीं रहेगा तो लोग पानी के इरिगेशन की फैसिलिटी कहाँ से है? इरिगेशन हम कैसे करेंगे? जो इरिगेशन की फैसिलिटीज हमारी मेनली नदियों पर डिपेंड करती है। इवन ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम नदियों का इस्तेमाल करते हैं। फिर पानी कहाँ से आया? पानी तो घर को बनाते नहीं है ना कि हम घर पे पानी बना रहे हैं। अगर सी वाटर राइज करेगा तो कितने आइलैंड नेशन से वो सबमर्ज हो जाएंगे। जैसे हमारा इंदिरा पॉइंट, जो इंडिया का ही पॉइंट है, 2004 में सुनामी के बाद क्या सबमर्ज हो गया? क्या सी वाटर राइज कर गया वहाँ पे? इंदिरा पॉइंट जो हमारा है, इंदिरा पॉइंट, तो वो नहीं रहा ना, सबमर्ज हो गया। इससे जो आइलैंड नेशन है वो सबमर्ज हो जाएंगे। जो आइलैंड है या कोस्टल रीजन में जो सिटी है, स्टेट, वो सबमर्ज हो जाएंगे। आप सिर्फ इंडिया जब बाउंड्री की तरह मत सोचिए, आप वर्ल्डली बीइंग, आप किसी नेशन के बीइंग नहीं है। आप नेशनल बीइंग नहीं, आप वर्ल्डली बीइंग। आप अगर ज्योग्राफी पढ़े तो वर्ल्ड के बारे में सोचिए, फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में सोचिए, ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में भी सोचिए। तो क्या आपको समझ में आया क्या? हम एक ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट क्या हो सकता है? ग्लोबल वार्मिंग अगर बायोडाइवर्सिटी खराब हो तो क्या क्या हो सकती है? हमारा लाइफ सस्टेनेबल होगा कि नहीं? अगर नदियाँ खत्म हो जाएगी तो हमारा लाइफ कैसे सस्टेन होगा? जो बायोडाइवर्सिटी, अगर जो एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी है, जो मछलियाँ हैं उसमें, ऑक्टोपस है, चाहे जो जो वो एक मल्टीपल जो स्पीसीज है पानी के अंदर, उनकी लाइफ खत्म हो जाएगी तो क्या बायोडाइवर्सिटी तो वीकेंड है। लेकिन हम जो अगर ह्यूमन की ही बात करें, बाकी लोग मर जाए हमसे, उससे क्या? तो पानी इरिगेशन तो सबके चाहिए ना। इरिगेशन नहीं होगा तो क्रॉप कहाँ से आएगा, प्रोडक्शन कहाँ से होगा? हम खाएंगे क्या? तो क्या होगा? इससे क्या होगा? ह्यूमन सस्टेनेबिलिटी, ह्यूमन एग्जिस्टेंस डेंजर में आ जाएगी। हम भी इंडेंजर्ड कैटेगरी में जा सकते हैं। कैटेगरी में जा सकते हैं। वर्ल्ड वॉर हो सकता है। इसके लिए क्या हो सकता है? इस चीज समझ में, बायोडाइवर्सिटी क्या क्या करवा सकती है, बायोडाइवर्सिटी क्या क्या करा सकते हैं, आपको देख के समझ में आया कि नहीं? गर्मी सीजन पानी भारी किल्लत हर जगह देखने को मिलेगी आपको। वैसे तो वो आपको बायोडाइवर्सिटी क्या है, क्या क्या इम्पैक्ट ला सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, आप खुद इंटरलिंक कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी आपको समझ में आया क्या? बायोडाइवर्सिटी आपको समझ में आया? तो आप इससे आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर चैप्टर आगे से यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी टर्म, इकोलॉजी टर्म और बायोस्फीयर, इन्वायरमेंट, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला था। आपको इस समझ में आया हो? मैंने पूरी कोशिश की है। तो आपको ये समझ में आया ना? फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में मैंने आपको मल्टीपल टर्म्स बताए, जो मैंने उसको आपको इंटरलिंक कर, बायोडाइवर्सिटी अगर हमारी खराब होगी, बायोडाइवर्सिटी अगर कम हो जाएगी हमारे देश में, किसी भी देश की बात हटाइए, बाउंड्रीज को हटाइए, आप अपने लाइफ में भी बाउंड्रीज ना रखें, नेशनल में बाउंड्रीज की तरह ना देखें, तो और बायोडाइवर्सिटी खराब होगी तो वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। हमारी एयर क्वालिटी खराब होगी, एयर ब्रीदिंग हम जो करते हैं उसकी क्वालिटी खराब होगी, पानी खराब होगी, हमारे तो लाइफ जो हमारा एग्जिस्टेंस है लाइफ में, वर्ल्ड में, वो भी खतरे में आ जाएगा। उसकी लड़ाइयाँ हो जाएंगी, वर्ल्ड वॉर हो जाएंगे। तो क्या ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको इससे क्या जानने को मिला? हमारे जो फॉरेस्ट हैं, जो हमारे जानवर हैं, जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हमारे, उनकी करंट सिचुएशन क्या है? नॉर्मल है, इंडेंजर्ड में है, रेयर है अगर, या एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अगर ये हो चुके हैं तो गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, क्या गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव उठाया इसके लिए? गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव उठाया इसके लिए? ये चैप्टर में आपको जानना है। इससे पहले क्या, गवर्नमेंट से पहले क्या, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में जानना है। डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट के रिसोर्सेज के कारण क्या है, इनके कारण क्या है? आपको देखेंगे, जानने की हैरानी होगी, इस चैप्टर में आपको हिस्ट्री से भी लिंक मिलेगा। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, आपको मैं हिंट दे दूं,
मॉडर्न हिस्ट्री के अंग्रेजों से हिंट मिलेगा, कॉलोनियल पीरियड से भी हिंट मिलेगा, कॉलोनियल पीरियड से भी हिंट मिलेगा, हिस्ट्री से हो गया। आपको मैं एंशियंट हिस्ट्री से लिंक क्या मिलेगा, एंशियंट हिस्ट्री से भी लिंक मिलेगा। तो क्या इसमें आपको मैंने कल भी बताया, सोशल साइंस में अब बाउंड्री ना रखें, चीज़ों को इंटरलिंक करें, इंटर रिलेट करें। तो चारों सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स आपकी, तो उसको आप एज अ होल सब्जेक्ट की तरह देखें, बाइफरकेट ना करें। मैं हिस्ट्री को पढ़ रहा हूँ तो बस हिस्ट्री के नज़रिए से ही देखो, ज्योग्राफी के बारे में क्यों सोचें, ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ तो हिस्ट्री के बारे में क्यों सोचूं। तो छोड़िए, खैर ये अभी आपको उतना इंपॉर्टेंट में नहीं है, लेकिन सीख जाएंगे तो ज़्यादा जल्दी सीखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। तो आपको ये चैप्टर समझ में आया ना, समझ में आ रहा होगा। अगर कल रिवाइज करिए, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने ये क्लास, लगता है ये क्लास मैं कोशिश कर रहा हूँ 3 से 4 दिन में ख़त्म करने, ये जो चैप्टर है 3 दिन में, हाँ 3 दिन में ख़त्म कर दूंगा मैं आपके लिए। तो आप इसका रिवीजन करते रहें, आप इसको रिवीजन करते रहें। जो इकोनॉमिक्स से मैंने आपको जो चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, उसे रिवीजन कर दो। मैं किसी दिन आधे घंटे में उस पूरे चैप्टर को समरी के फॉर्म में आपको रिवीजन करा दूँ, आधा घंटे में हो जाएगा, आधे घंटे में वो चैप्टर हो जाएगा। बाकी मैंने आपको मल्टीपल टर्म्स बताया, टर्म्स को रिवाइज कर लीजिएगा, जो टर्म्स मैंने आपको बताया उसको रिवाइज करिए। बाकी इससे आगे से हम कल कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो यहाँ तक ही रखते हैं वीडियो को। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जीवन में आगे की तरफ देखिए। चलिए, तब तक के लिए ओके, बाय।